बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, नानी बस्ती। नानी बस्ती की सगी छोटी बहन मेरठ में ब्याही हुई थी। हाँ साहब की ज़िंदगी में एक मर्तबा उनका मेरठ जाना हुआ था तो ऊँट गाड़ी या घोड़ों की शकरम। शकरम क्या होता है? 4 पहियों वाली गाड़ी में एक रोज़ बैठे बैठे उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अंजुम को देखे बरस हो गए हैं, शादियों में बुलाया तो ना गई, जाने कैसी है, जी चाहता है उसे देख कर आऊँ। तुम्हारे अब्बा खुदा बख्शे अब जिंदा नहीं कि अच्छी तरह पर्दे का इंतज़ाम करके ले जाएं। तुम शकरम में बिठा कर पहुँचा दो। ऊँट गाड़ी मोई तो मुझे काटने को दौड़ती है। यानी कि वो ऊँट गाड़ी पर बैठना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने कहा वो तो मुझे काटने को दौड़ती है। बेटा बोला, जब आप हुक्म दें और शकरम या ऊँट गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको धुएं की गाड़ी में ले चलूँगा। धुएं की गाड़ी यानी कि ट्रेन। रेल अब इन दिनों शुरू यानी कि नई नई जारी हुई थी और आम तौर से इन्हें धुएं की गाड़ी कहते थे। नानी बस्ती ने हैरान होकर पूछा, ओए भाई, ये धुएं की गाड़ी कैसी? क्या इसके अंदर चूल्हे से लगते हैं? यानी कि क्या इसके अंदर आग रोशन होती है, आग जलाई जाती है? नहीं मियाँ, मेरी तो आंखें फूट जाएंगी, यानी मैं अंधी हो जाऊंगी, मुझे कम सूझने लगेगा, यानी मुझे कम दिखाई देने लगेगा। अंधा करना है तो वैसे कह दो। क्या कहती है नानी बस्ती कि अगर तुम मुझे अंधा करना चाहते हो तो मुझे वैसे ही बोल दो, और तुम जो है मुझे रेलगाड़ी में लेके जाना चाहते हो जहाँ चूल्हे से लगते हैं, और वहाँ तो मैं जाके अंधी हो जाऊंगी, मुझे फिर नज़र भी नहीं आएगा, पहले ही मुझे कम दिखाई देता है। बेटे ने रेल की हालत समझा बुझा कर बताई और कहा कि उसके आने जाने के वक्त मुकर्रर है, यानी तय है। मैं आज स्टेशन पर जाकर उसके साथ उसके चलने का वक्त पूछ आऊँगा तो कल मेरठ चलेंगे। नानी बस्ती, ये स्टेशन क्या बुला है? ये रेल का अड्डा नहीं होता। बेटा, अम्मा जान, रेल के अड्डे को स्टेशन कहते हैं। जब चलोगी तो देख लेना, बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, वहाँ रेलगाड़ी खड़ी रहती है। नानी बस्ती, मुझे आगे की तरफ ना बिठाना। एक दफ़ा ऊँट गाड़ी में तुम्हारे बाबा ने आगेदार को बिठा दिया तो कमबख्त ने सड़ा दिया, यानी कि हालत उसने ख़राब कर दी। बेटा, अरे भी रेल में ऊँट थोड़ी इज्जतें हैं। नानी बस्ती, वहाँ तो घोड़े लगते होंगे, वो न घोड़े ऊँट से बदतर। नानी बस्ती ने कहा, वहाँ तो घोड़े होते होंगे जो कि ऊँट से भी ज़्यादा निकम्मे होते हैं, और उनकी दल्तियों के धमाके से खुदा बचाए। दल्तियाँ कैसे कहते हैं? जब घोड़े चलते हैं तो उनके कदमों की जो आवाज़ होती है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरे साथ गड़बड़ हो रही है। आगे है, बेटा, घोड़े भी रेल को नहीं खींचते। नानी बस्ती, ओए मियाँ, तू क्या उड़न कस्टोला है, यानी कि उड़ने वाला तख्त, परियों की सवारी। ओए मियाँ, तो क्या उड़न कस्टोला है, यानी कि नानी बस्ती कहती हैं तो क्या फिर वो उड़ने वाली सवारी है, तख्त है कोई? बेटा कहता है, नहीं, उसके चलने की तरकीब तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, वो धुएं पानी से चलती है और ऐसे फराटे भरती है कि जी खुश हो जाता है, यानी दिल खुश हो जाता है। नानी बस्ती, खैर भाई, तुम्हें इख्तियार है, जिसमें चाहे बिठा कर ले चलो। अब तुमसे क्या कहूँगी, मगर इतना ख्याल रखना कि बुढ़ापे में मिट्टी ख़राब ना हो, यानी कि इज़्ज़त ना जाए। तो उसी दिन सुबह साहबजादे स्टेशन पर गए और दौड़े दौड़े आकर बोले, अम्मा जान, मैं गाड़ी का वक्त पूछ आया हूँ, ठीक 12 बजे तैयार हो जाओ। मैंने डोली क्या होता है, जिसमें ख़वातीन के लिए पर्दे की सवारी होती है, जिसमें उसके पर्दे का इंतज़ाम होता है, से कह दिया है। नानी बस्ती जल्दी जल्दी अपनी गठड़ी मठड़ी संभालने लगी, यानी सामान जो था उनका वो संभालने लगी। बिस्तर बांधा, पांदान सजाया, लोटा कटोरा लिया। इतने में कहारों ने आवाज़ दी। कहार कौन थे? मज़दूर की डोली आ गई है। घर वालों से खूब भींच कर गले मिली। रोते वक्त सबको रुख़्सत किया। अल्लाह पे ली, अल्लाह निगहबान कहती हुई डोली में बैठी। बेटे ने गली के बाहर से इक्का किराए पर लिया, इक्का यानी टांगा। सारा सामान उसमें रखकर डोली के साथ साथ चलने की ताकीद की और बिस्मिल्लाह करके स्टेशन पर चले। वो पुरानी वज़ा, यानी पुराने रख रखाव के लोग हैं, आज भी स्टेशन पर घंटों पहले पहुंच जाते हैं। या ऐसा होता है कि पहुंचते पहुंचते गाड़ी छूट जाती है, या तो पहले ही जाके बैठ जाते हैं या इतना लेट जाते हैं कि उनकी पहुंचते पहुंचते जो गाड़ी चली जाती है। बेचारों को इतनी मुद्दत में भी रेल के औकात की पाबंदी का ख्याल नहीं आता। इनको अभी इतना टाइम हो गया, फिर भी उनको रेल के औकात समझ नहीं आते। स्टेशन पर जाकर ये तमाशा देख लीजिए, 10 बजे गाड़ी
صبح جاتی ہے، صبح سے اسباب سنبھال لے بیٹھے ہیں یا گاڑی چل رہی ہے، اسباب یعنی کہ سامان، اور یہ منہ دیکھتے رہ گئے تو بس سمجھ لیجئے اس زمانے میں اونٹ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کی کیا کیفیت ہوگی، کیفیت یعنی کیا حالت ہوگی ان کی۔ نانی بستی کی ڈولی اسٹیشن تک پہنچ گئی، گاڑی کے روانہ ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا، ٹکٹ کی کھڑکی ابھی کھلی نہیں تھی۔ نانی بستی کے بیٹے بھی آخر نانی بستی کے بیٹے تھے، مرد ہونا اور بات ہے، تھے تو پرانے زمانے کے آدمی۔ ریل میں سفر کرنے کا ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا تھا، یعنی 1-2 بار انہوں نے ریل گاڑی میں سفر کیا تھا، وہ بھی دوسروں کے ساتھ۔ اب وہ ٹکٹ کے لیے بلائے پھر رہے تھے، یعنی گھبرائے ہوئے پھر رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر، ان سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس سے پوچھ، ٹھیک جواب کون دے، جتنے مسافر تھے انہی جیسے۔ آخر گھنٹی بجی، بابو نے آواز دی ٹکٹ لینے چلے آؤ۔ مسافر دوڑے تو مجھ پر اور میں تجھ پر، کھڑکی پر دھکا پیلی ہونے لگی، ایسے دھکے لگنے لگے۔ نانی بستی ڈولیاں بیٹھی بیٹھی مسافروں کی ہشت مشت یعنی مار کٹائی دیکھ کر جلتو جلالتو کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ آخر کشمکش کے بعد مشکل حل ہوئی، ٹکٹ لے کر آئے مزدور کے سر پر اسباب یعنی سامان رکھوایا، کہاروں سے کہا، کہار بھی مزدور ہیں، لو بھائی اندر چلو۔ ریل کا نیا نظام تھا، باقاعدہ کلی تھے نہ اتنے بابو۔ کلی کون ہوتے ہیں؟ جو سامان وغیرہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ زنانی مردانی گاڑیوں کی بھی پوری پہچان نہ تھی، یعنی کہ زنانی مردانی پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کے لیے کون سی گاڑی ہے، مردوں کے لیے کون سی، اس کی بھی کوئی خاص پہچان نہ تھی۔ جہاں ریل گاڑی کھڑی تھی کہاروں نے ڈولی تو رکھ دی، مگر نانی بستی کو بٹھائیں کہاں، سب گاڑیوں میں مرد گھسے جاتے ہیں۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر گارڈ نے پوچھا، ویل کیا مانگتا ہے؟ یہ بولے، پردے والی سواری ہے، کس جگہ بٹھاؤں؟ گارڈ تو ایک خالی گاڑی بتا روانہ ہوا، انہوں نے ڈولی گاڑی کے برابر لگوا کر کہا، اماں جان لیجیے اس گاڑی کے اندر بیٹھیے، میں سامان رکھواتا ہوں۔ پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔